Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel ABC Exam Prep शुभम जैन। देखिए, जैसे आप सभी को पता ही है कि हमारा PPSC नैब तहसीलदार 18 जून का जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम करंट अफेयर का पोर्शंस कवर कर रहे थे और अभी तक हमारी 6 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग। उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली आपके 100-120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो डिटेल्ड हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन, अगर आप उसके एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो काफ़ी चीज़ें और भी आपको पता चलेंगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये वाला लास्ट वीडियो रहेगा आज का, ठीक है। करंट अफेयर में यहाँ पे मैंने 50 to 51 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं और काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं रेलिवेंट हैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है करंट अफेयर के टॉपिक में, ठीक है। तो जैसे आपको पता है आज 13 जून हो ही गई है, 18 को आपका एग्ज़ाम है। तो 17 को वैसे भी आप कुछ नया पढ़ोगे नहीं, जस्ट रिवीजन ही चलेगा आपका। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद 14, 15, 16 को आपको आपका मैथमेटिक्स एंड क्वांट सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। जीके देखिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही वीडियोस देख रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, काफ़ी वेरियस सोर्सेज को रेफर कर रहे होंगे। जो ये वीडियोस हैं ये आपकी रिवीजन ही थी कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि यहीं से पढ़ रहे हो। तो उस चीज़ का एक रिवाइज हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें न्यूज़ में हैं, हमें अगर कुछ नहीं मालूम है, जब पता है तो हम उसको कर लें। तो ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा जीके करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, नैब तहसीलदार के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 3 दिन ही पेंडिंग रहेंगे आपके पास। क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, स्टैट के कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली अब मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आपका चंद्रयान मिशन 3। अभी इस क्वेश्चन को इंक्लूड इसलिए किया गया है, रिसेंटली न्यूज़पेपर में ये था कि जो आपका ये चंद्रयान मिशन है इसको इंडिया क्या करेगा 2023 बाय जुलाई तक इसको लॉन्च करने की पूरी इंडिया की प्रेपरेशंस हो चुकी हैं, इसको लॉन्च करेगा। तो ये चंद्रयान मिशन क्या है इस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है यहाँ पे। तो इंडिया प्लान टू लॉन्च दिस मिशन बाय 2025। नो, इंडिया इसको 2023 में ही लॉन्च करेगा, ठीक है। दिस मिशन विल बी लॉन्च बाय यूजिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैविंग अपर क्रायोजेनिक स्टेज। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसको लॉन्च करने के लिए हम LVM, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 वाला जो था, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग हैं। हमने यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नन आएगा। एक्चुअली चंद्रयान मिशन जो 3 है वो आपका चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो हमारी सीरीज थी उसी में हम इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। एक्चुअली चंद्रयान 2 में हमने जब आपका लैंडर जो है मून के सरफेस पे लैंड करवाना था वो सक्सेसफुली लैंड हो नहीं पाया था, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थ्रस्ट जब पड़ता है तो यहाँ पे गिरता है तो वो लैंडर हमारा टूट चुका था। तो चंद्रयान 3 जो है इसी का ये आपका ये मान के चलिए कि सक्सेसिव इसको लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया मिशन नहीं है। तो चंद्रयान 3 में हम क्या करेंगे, लैंडर को वहाँ पे मून के सरफेस के ऊपर लैंड करवाना एंड फिर रोवर के थ्रू उसके सरफेस के ऊपर चक्कर काट के वहाँ पे जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं वो करेंगे। तो चंद्रयान 3 मिशन आपका 2023 में ही जाएगा। इसको LMV मार्क 3 वाला जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वही यूज करेंगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अग्नि प्राइम मिसाइल्स। अग्नि प्राइम मिसाइल्स अभी न्यूज में थी, जस्ट रिसेंटली न्यूज में थी, 3-4 दिन पहले का ये है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये आपका 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसी मिसाइल जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करके इसको फायर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस, मिडिल रेंज एंड बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस से सरफेस है, ये आपको याद रखना है। अग्नि मिसाइल के जितने भी वेरिएंट्स हैं आपके वो क्या है, आपके सरफेस टू सरफेस हैं। एंड ये मिडिल रेंज की मिसाइल है, ठीक है, एंड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। एक्चुअली ये गल्फ ऑफ ओमान का टॉपिक यहाँ पे इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इंडिया ने अभी क्या किया, इंडिया ने
सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस एंड ओमान के साथ मिलकर एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है, ठीक है। मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है इंडिया ने अभी वो की है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री गल्फ ऑफ ओमान में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में कौन सा कंट्री नहीं है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है वो गल्फ ऑफ ओमान का पार्ट नहीं है। ईरान भी आपका गल्फ ऑफ ओमान में अटैच करता है, ठीक है। पाकिस्तान भी है एंड यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया नहीं है। Then which of the following statements are true about वंदे भारत ट्रेन्स? आप न्यूज़ में सुनते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी सारी वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं उनका इनागुरेशन कर रहे हैं, वो चला रहे हैं डिफरेंट रूट्स के ऊपर। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। दीज ट्रेन्स वर नेम्ड एज ट्रेन 18 इन डेवलपमेंटल फेज। जब ये वंदे भारत ट्रेन्स बन रही थी तो इनिशियल स्टेज में हम इनको क्या बोलते थे, ट्रेन 18 का नाम देते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ दीज ट्रेन इज 160 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी मैक्सिमम स्पीड है जिसको ये अचीव कर सकते हैं, सही है। दीज ट्रेन आर इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड। इनको इंडिजीनियसली ही डिज़ाइन किया गया, इंडिजीनियसली ये मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। वंदे भारत ट्रेन की एक खास बात और भी है कि इनको पुल करने के लिए कोई इंजन नहीं है। हर एक जो आपका ये वैगन होता है वो क्या होता है कि इसकी अपनी एक सिस्टम होता है कि अपने आप को क्या करता है, ये रन करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंजन नहीं है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। आपका करेक्ट ही पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। एक्चुअली जो ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ पैक्स, इनको अब अलाउड कर दिया जाएगा कि ये क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकती हैं। तो ठीक है। तो इनिशियली अभी 2000 जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं उनको अलाउड किया जाएगा। तो आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। दिस स्कीम इज लॉन्च टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल हु आर राशन कार्ड होल्डर्स। देखिए ये स्कीम क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन तो प्रोवाइड करवाएगी लेकिन कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कोई भी ले सकता है, लेकिन इनका जो जेन्युइन प्राइस होएगा जेनरिक मेडिसिन का वो तो पे करना ही पड़ेगा। पीपल कैन लोकेट JNJA जन औषधि केंद्र नियरेस्ट टू देम यूजिंग सुगम ऐप। यस, अगर आपको अपनी लोकेलिटी में ढूंढना है कि ऐसा स्टोर जहां से आपको जेनरिक मेडिसिन मिल सकती हैं अप्रोप्रिएट प्राइस के ऊपर, तो आप सुगम ऐप यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ टू ओपन JAKs। यस, सही है, बिल्कुल इसी पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन बनाया है क्योंकि ये न्यूज़ में था। दिस स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। तो आपको ये बताना है, यस ये आपकी स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की ही है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ये आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे कितने पेयर्स करेक्ट हैं ये पूछा था, 3 पेयर्स आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल मीथेन प्लेज। ग्लोबल मीथेन प्लेज एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपको बताना है। It was launched during COP26 meeting in 2021 to reduce methane level in atmosphere by 30% below 2020 level by 2030। कहने का मतलब ये है कि जो लेवल मीथेन का 2020 में एटमॉस्फेयर में था उस लेवल से हम 30% रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, ठीक है। तो ये प्लेज थी 2021 में लॉन्च की गई COP26 में, ठीक है। क्या इंडिया इस इनिशिएटिव का मेंबर है? इंडिया इस इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो गलत है, इंडिया यहाँ पे मेंबर नहीं है, तो ओनली वन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपको मीथेन के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा, मतलब कि ये क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा इसका इफेक्ट रहता है एज कम्पेयर टू CO2, लेकिन ये इसका जो पीरियड है एटमॉस्फेयर में कम समय के लिए रहती है एज कम्पेरिजन टू CO2, ठीक है। तो उसके बाद है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1992 इज अ फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग।
तो GEF अभी फिर न्यूज़ में है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इस एक्चुअली ये आपका फिनांस फैसिलिटी है, जो भी आपके क्लाइमेट को चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के लिए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए फिनांस हमें चाहिए होता है क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक चैनल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से अभी तक जो हम इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, तो जिनके लिए वो अभी फाइनेंस का काम करती है। UNFCCC के लिए, मीनामाटा कन्वेंशंस के लिए, UNCCD के लिए, CBD के लिए एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन POP के लिए, यस ऑल के लिए काम करती है। अभी रिसेंटली इसको बोला गया कि कुछ और इनिशिएटिव्स हम लॉन्च करेंगे, उसके लिए भी आप क्या करिए, फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करिए, या फिर एज हम सेक्रेटरीट बोल सकते हैं, ठीक है, उसका वो काम करिए। सेक्रेटरीट तो नहीं बोल सकते, मतलब कि एक तरह का फंड प्रोवाइड करवाने के लिए ये सिस्टम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 with the targets of 20 to 30% reduction in particulate matter concentration by 2024 across the country, taking 2017 as the base। ठीक है, इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था। हम 2024 तक अपना जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जैसे PM2.5, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 10, इनकी हम रिडक्शन कर लेंगे 20 to 30%। बेस ईयर किसको मानेंगे, 2017 को मानेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज इस टारगेट एज 40% रिडक्शन बाय 2026। इंडिया ने अपने जो आपके NDCs होते हैं उनको भी अपडेट किया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने इंडिया ने रिसेंटली अभी क्या बोला कि हम जो ये रिडक्शन लिमिट है इसको 40% तक लेके जाएंगे बाय 2026। तो एक मेजर चेंज हमारे क्लीन एयर प्रोग्राम में हुआ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दोनों आपके सही। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जल दूत ऐप। ये एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको बताना है। दिस इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये ऐप लॉन्च की है, सही है। इट विल आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर लेवल इन सिलेक्टेड विलेजेस। कुछ विलेजेस जिनमें हमने क्या देखना है कि ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है, ठीक है, उसके लिए ये लॉन्च की गई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही है, तो आंसर आपका 3। देन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स। ये क्वेश्चन आपका UPSC 2023 प्रीलिम में भी आया था। बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होती हैं सबसोनिक स्पीड के ऊपर throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। ये स्टेटमेंट गलत है, रिवर्स दे रखा है। जो कंडीशन यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स की है वो क्रूज की होती है, जो क्रूज की है वो बैलिस्टिक की दे रखी है। अग्नि 5 भी जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गलत है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही है। तो आपका क्या है, ना, कोई भी सही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर। आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसको एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेक्टर स्कीम तो नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। बाकी एक बार इसको कंफर्म कर लेना, जहाँ पे मेरे को लगता है इसका आंसर जो है वो आपका सेकंड ओनली बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और भी आपको पता होनी चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट विल ऑफिशियली मार्क 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ऑन April 9 विद अ 3-day इवेंट इन मैसूरू कर्नाटका। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 ईयर कंप्लीशन होने के ऊपर ये सेलिब्रेट किया है। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन से एक्ट के अंदर बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। T x2 करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, गोल ऑफ डबलिंग द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। इंडिया ने इस गोल को 2018 में ही अचीव कर लिया था। इस डेक्लेरेशन को हम सेंट पीटर्स डेक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन भी बोलते हैं। वर्ल्ड टाइगर डे आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है।
हाईएस्ट टाइगर अगर इंडिया में है तो वहाँ पे एमपी में मिलते हैं। टाइगर का IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड है। उसके बाद है UNEP, यूनैप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन पार्टनरशिप विद नेशनल कैडेट कॉर्प्स लॉन्च्ड पुनीत सागर अभियान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने पुनीत सागर अभियान लॉन्च किया है तो किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये? टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन अराउंड द बीचेस। कि जो हम टूरिज्म की बात करते हैं, घूमने जाते हैं तो बीचेस के अराउंड जो है लीटर वगैरह हम प्लास्टिक की बॉटल्स, ठीक है, ये वगैरह फेंक देते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की, इसका मैरीटाइम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उनको कितना लॉस है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए हुए हैं, कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, सही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका यूपी में है, सही है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बना है, वो भी छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। तो ये चारों ऑप्शंस आपके सही हैं। अभी इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो ऑल आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। Consider the following statements about Project Elephant. It is a centrally sponsored scheme launched in 1992. क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? यस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में लॉन्च किया गया था। एज ऑफ 1 जून 2023 इंडिया हैज़ 33 एलिफेंट रिजर्व्स। अभी तक इंडिया के पास 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 का एनिमल है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं? सही है। रॉन्ग पूछा था, नन, कोई भी गलत नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इन पंजाब इज ग्रोइंग फॉरेस्ट अंडर मियावाकी टेक्निक। एक्चुअली जो ये टेक्निकी है ये जापान की टेक्निक है। यहाँ पे आपकी जो फैलो लैंड्स होती है उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ज़्यादातर अर्बन एरियाज में जहाँ पे स्पेसिस की हमें कमी होती है, हम वहाँ पे फॉरेस्ट बनाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का? वो है आपका फाजिल्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज सिंधुजा वन? सिंधुजा वन क्या है? न्यूज़ में था। तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जिससे हम ओशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी और फॉर्म में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ओशन एनर्जी वेव कन्वर्टर है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निधि कंपनीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये आपकी निधि कंपनीज हैं इनके रिगार्डिंग रिसेंटली कुछ रूल्स RBI के द्वारा चेंज किए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको पता होना चाहिए। निधि कंपनीज ऐसी ही होती हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यस, जो उसी का एक फॉर्म है। इनको चलाने के लिए हमें RBI के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर RBI कोई रेगुलेशंस इशू करती है तो उनको माननी पड़ती है। ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स आर अलाउड इन निधि कंपनीज। किसी भी निधि कंपनी को ज्वाइन सिर्फ एक इंडिविजुअल मेंबर कर सकते हैं, वो कंपनी एज अ डायरेक्ट नहीं ज्वाइन कर सकती कोई भी, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर ही इसका मेंबर बन सकता है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17। देन प्रोजेक्ट निपुण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक प्रोजेक्ट निपुण है, ये बताना है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग है। अप स्केलिंग करनी है, अपग्रेडिंग करनी है ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। एक आपका निपुण भारत भी था, वो हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, ठीक है, निपुण भारत। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो ये निपुण भारत प्रोग्राम था वो किस चीज़ के रिगार्डिंग था। यहाँ पे प्रोजेक्ट निपुण की बात हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया बिकेम लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन 2021-2022। ब्राज़ील को पीछे छोड़ के हम वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का शुगर प्रोड्यूसर कंट्री बन चुके हैं, यस, सही स्टेटमेंट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, यस, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। एक्चुअली ये मैटर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया में जो आपका जूट कल्टीवेशन का एरिया है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए जूट कल्टीवेशन के बारे में।
इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉ जूट प्रोड्यूसर है, सही है। इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रॉ जूट एक्सपोर्टर, ये गलत है। इंडिया का इसमें एक्सपोर्ट करने के उसमें शेयर बहुत कम है, बल्कि ये खुद ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सही है। एक्चुअली जूट की प्रोडक्शन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टील सेक्टर इन इंडिया। स्टील सेक्टर के बारे में इंडिया में क्या सही है। यहाँ पे इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट पूछी है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 100% एफडीआई इज अलाउड इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में आपकी 100% एफडीआई अलाउड है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। उसके बाद है सृजन पोर्टल वाज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पोर्टल आपका न्यूज में है जो आपको बताना है किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ये पोर्टल इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। मतलब ये है कि देखो गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे कौन सी चीज़ों का चाहती है कि डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बने, और कौन कौन सी अभी हमारे पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं, उनको पता चलता रहे गवर्नमेंट की इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन है, इस पोर्टल के जरिए पता चलता रहता है। तो सृजन पोर्टल इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको स्टेटमेंट्स रीड करनी है। इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स आर गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। देखिए यहाँ पिछली कुछ समय में एक रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रखने वाला कंट्री है। कोई भी इशू होता है तो सबसे ज़्यादा इंडिया में, जैसे स्ट्राइक्स हो गई या कोई वायलेंस हो गया, तो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स शटडाउन करने वाला कंट्री इंडिया बन गया। रिसेंटली आपको पंजाब में भी देखने को मिला था, ठीक है, जब हमारा अमृतपाल वाला केस था। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। 23 क्वेश्चन नंबर, इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स आर गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, बिल्कुल सही है। 2017 rules provide for a temporary shutdown of telecom services in a region up to 15 days at once। अगर आपको एक बार इंटरनेट शटडाउन करने का ऑर्डर देना है तो मैक्सिमम 15 डेज के लिए ही बंद किया जा सकता है, उसके बाद दोबारा नोटिस निकाल के जितने बजे टाइम के लिए बंद कर दो। ऑर्डर्स आर गिवन बाय सेक्रेटरी टू द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चंस क्यों हम कर रहे हैं, एक्चुअली देखिए इस बार का यूपीएससी का एक प्रीलिम का क्वेश्चन था, प्रिजन्स के ऊपर आया हुआ था, प्रिजन्स एक्ट को लेके, और इस क्वेश्चन को पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था। मेरी जो आपकी करंट अफेयर की वीडियोस हैं वहाँ पे मैंने ये पूछा था कि जो आपका ये प्रिजन है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है कि कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट है। तो प्रिजन आपका स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए उस समय पे हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं बना रहे थे, नॉर्मल एग्जाम्स के लिए था, तो इसलिए उस क्वेश्चन में सिर्फ यही डिस्कस किया गया। लेकिन उसका मेरा डिस्कस करने का रीज़न यही था क्योंकि न्यूज़पेपर में प्रिजन्स रिफॉर्म की बात चल रही थी, मॉडल प्रिजन्स एक्ट बनाने की बात चल रही थी। तो किस तरह से प्रिजन्स गवर्न की जाती हैं, बात आती है कि हाई सिक्योरिटी जेल्स को भी ब्रेक कर देते हैं जो आपके ये हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, पंजाब में सिक्योरिटीज़ का हमेशा खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था एक्ट वाइज, तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम में था। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप न्यूज़पेपर को थॉरली रिलीजियसली पढ़ते रहिए, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसका स्टैटिक इधर उधर से जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग अबाउट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी। इट कैन बी असेंबल्ड बोथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, सही स्टेटमेंट है। आप इसको ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं वर्टिकली, ठीक है, और इसका ऐसे डायरेक्शन करके हॉरिजॉन्टली रख के भी ऐसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन लॉन्च व्हीकल है, 3 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल लगता है, सही है। दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, बोथ। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इस
ग्रुप को ज्वाइन करने वाला रिसेंट जो कंट्री है वो आपको यूनाइटेड किंगडम है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। इसके काफ़ी सारे एप्रीहेंशन है कि इंडिया क्यों नहीं बनना चाह रहा है इसका पार्ट। वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे पीसीएस की बात है चाहे यूपीएससी की बात है, उसका कंसर्न है। हम ये देख लेते हैं कि रिसेंटली यूके ने इसको ज्वाइन किया है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन कैनेडा एंड 10 अदर कंट्रीज। तो टोटल 11 कंट्रीज इसमें हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज के नेम यहाँ पे दे रखे हैं। साइन कब किया गया था? 2018 में सेंटियागो चाइल में। इट एलिमिनेट्स टैरिफ्स रिड्यूस बैरियर्स फॉर 98% ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू CPTPP मेंबर कंट्रीज। जो ये आपकी पैसिफिक ओशन के अराउंड कंट्रीज है उनका एक ग्रुपिंग है, इंडिया इसका मेंबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अनवेल्ड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। रिसेंटली इंडिया ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई है जो 2022 तक चलनी थी, वो खत्म होगी ऑन March 31, 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट न्यूली लॉन्च ट्रेड पॉलिसी? Newly launched trade policy seeks to boost country's export to $2 trillion by 2030 by shifting from incentives to a remission and entitlement based regime। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको टारगेट पता होना चाहिए। हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो यहाँ पे क्या रखेंगे? $2 ट्रिलियन, चाहे वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है चाहे वो आपका सर्विसेज में। इट ऑल्सो सीक्स टू मेक इंडियन रूपी अ ग्लोबल करेंसी एंड अलाउ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स इन डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल सही है। Unlike the practice of announcing 5-year FTP, the latest policy has no end date and will be updated as and when needed। पहले पॉलिसीज क्या होती थी? वो आपको 5 ईयर पीरियड के लिए बनती थी, विजन की हम 5 ईयर में यही पॉलिसी चलाएंगे। लेकिन इस पॉलिसी का कोई टारगेट नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर हमें लगा कि 6 महीने बाद भी इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ा तो हम चेंज कर लेंगे। कोई फिक्स ईयर टारगेट नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन 3 भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थ्रू चेंजेस इन ईटिंग सेफ एंड हेल्थी फूड। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है? कि आप बीमारी ना हो, मतलब कि बीमारी से बचाना ही आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं करना, उस बीमार ही ना हो आप, इस तरह से आपका लाइफस्टाइल रखिए, डाइट प्लान रखिए, ठीक है। तो ये आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कौन सा लॉन्च किया है? ठीक है, वो लॉन्च किया है इन्होंने आज से नमक बंद। क्योंकि WHO की भी एक रिपोर्ट थी, उसी लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि इंडियंस जो हैं उनमें सोडियम की इंटेक ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड भी किया है कितना सोडियम जो नमक क्वांटिटी आपको दिन में लेनी चाहिए। उसके बाद है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। ये आपको एक मिशन का नाम याद रखना है, टेम्पो। ठीक है, तो ये आपका नासा ने लॉन्च किया है। इससे ये होगा कि आपका एटमॉस्फेरिक ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर आपका पोल्यूशन लेवल कितना चल रहा है, ये सारी इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया है? वो है आपकी डोगरी लैंग्वेज। An Israeli company Quadream is discovered to have created a commercial zero-click spyware। Quadream ने एक स्पाईवेयर बनाया है, तो स्पाईवेयर का नाम बताना है, किंगस्पान है, जीरो क्लिक स्पाईवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर ने स्पाई करना है या मतलब कि जैसे वायरसेस होते हैं, तो आपको एटलीस्ट किसी लिंक के ऊपर या किसी मैसेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाएगा अपने कंप्यूटर में। लेकिन जीरो क्लिक का मतलब यह है कि आपने कुछ किया ही नहीं, तब भी वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ऐसे इंस्टॉल हो गया और क्या हो रहा है कि वो आपको जासूसी कर रहा है। तो ये जीरो क्लिक स्पाईवेयर है, इजरायली कंपनी ने बनाया, नेम है उसका किंगस्पान। उसके बाद है एक्सरसाइज है एम 2023 विल बी अ मैरीटाइम एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया एंड एशियान ग्रुप का
कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो उनके बीच में ये एक्सरसाइज होएगी एम 2023। The Union Housing and Urban Affairs Ministry has extended the deadline for Smart Cities Mission project from June this year to June 2024। Smart Cities Mission हमने लॉन्च किया था। ये बताना है कि हमने वो मिशन कब लॉन्च किया था, क्योंकि रिसेंटली उसकी जो डेट ख़त्म हो गई थी 2023 में, उसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटीज मिशन। इसके रिगार्डिंग एक और मिशन भी लॉन्च किया गया, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आ जाए। तो स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में देख लीजिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मिशन है, 2015 में लॉन्च किया गया था। 100 सिटीज़ को हम स्मार्ट बनाएंगे। शिलोंग जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि 100 सिटी है जिसको स्मार्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बन चुकी है, जस्ट रिकॉग्निशन की गई है। इसके लिए फंड वगैरह इशू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उसके बाद है आपका खेलो इंडिया वॉज रिसेंटली न्यूज़। ये गेम्स हैं, ठीक है, इन्होंने 5 साल कंप्लीट कर लिए खेलो इंडिया ने, गेम्स ने, तो कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है आपको। दिस वाज लॉन्च इन 2018। यस, इनको 2018 में लॉन्च किया गया था। फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख पर एनम अप टू 8 ईयर्स, जो सिलेक्टेड स्पोर्ट्स पर्सन उनको दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटेशन डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2021 2022 टू 25-26। यस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट को भी बढ़ा दिया गया है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में था और अभी तो इसका ट्रेंड है, चलता ही रहेगा। इसका सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर पता होना चाहिए, जेफरी हिंटन। एक्चुअली इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं कि ये हार्मफुल हो सकता है, इसका लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। ये खुद ही फादर थे और इन्होंने खुद ही बताया कि ये हार्मफुल है, हमें कुछ इसके ऊपर लिमिटेशन लगानी चाहिए। अभी एक पर्सन और भी थे जिनका नाम था सैम अल्टमैन, ठीक है। ये जो आपकी ओपन एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उसके क्या है अभी सीईओ हैं, जो भारत में थे, और इंडियन कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ मिलके ये यही चार्ट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो सैम ऑल्टमैन अलग से ध्यान में रखना है, ये फादर ऑफ एआई नहीं है, फादर ऑफ एआई आपके जेफरी हिंटन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। इनोवेटिव फिनांस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, क्लाइमेट के रिगार्डिंग जितना भी हम कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें टेक्नोलॉजी की फिनांस की ज़रूरत होती है क्लाइमेट को सेव करने के लिए। तो जितने भी इनिशिएटिव न्यूज़ में रहते हैं वो एट सच आप रट्टा लगा लीजिए, आपको पता होना चाहिए। इफ़ कैप जो आपका एशियन पैसिफिक के लिए फिनांस इनिशिएटिव है, वो आपका किसने लॉन्च किया, वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। मेटिस इज द लार्जेस्ट स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी ऑफ मणिपुर। ये स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी नहीं है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। एसटी का स्टेटस अभी इसको मिला नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मणिपुर में आपको पता है काफ़ी वायलेंस चल रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ अरब लीग। अरब लीग भी काफ़ी न्यूज़ में है, यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। तो आपको बताना है कि कौन सा मेंबर अरब लीग का पार्ट नहीं है। आपका सीरिया जो है वो पार्ट नहीं था, अभी रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे अरब लीग के बारे में देख लेते हैं। अरब लीग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीग ऑफ अरब स्टेट्स, इज एन इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब organization of all Arab states in Middle East and North Africa. It was formed in Cairo, इजिप्ट में बनी थी 1945 में। करंटली वहाँ पे 22 मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी कंट्रीज़ का नेम याद नहीं रखना, बस सीरिया इसका नया मेंबर बना है, आपको पता होना चाहिए। What is the standard size of the Indian flag as per the flag code of India 2002 in millimeters, ठीक है। mm में आपको बताना है।
एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन था इस बार का प्रीलिम का, तो वहाँ पे आपको पता है कि इंडियन फ्लैग की जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो होनी चाहिए वो 3:2 होनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने ऑप्शन ऐसे डाल रखे थे कि जैसे मान लो वहाँ पे यूज कर रखा था 600 एंड 400। क्या ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ इंडियन फ्लैग है? नहीं है। इंडियन फ्लैग का स्टैंडर्ड साइज आपको पता होना चाहिए 900 mm 600 mm है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये स्टैंडर्ड साइज है। एक्चुअली ये क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हर घर तिरंगा। तो ये हर घर तिरंगा इस मिशन को लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन ट्राई कलर को पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको नाइट में नहीं कर सकते, तो उसको चेंजेस की गई थी, काफ़ी न्यूज़ में था, ये न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 900 600 वाला ऑप्शन सही है आपका। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में था, ये क्वेश्चन मेरा सही था क्योंकि डिटेल्ड में न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था, एक बार साइज भी आया था वहाँ पे। तिरुवनंतपुरम declaration was recently in news in related to which of the following? तिरुवनंतपुरम declaration अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो किस चीज़ के रिगार्डिंग है? ये थी आपका 33% वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा कि लोकसभा में वुमेन की 33% की रिजर्वेशन जो है उसको क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्ट इनिशिएटिव्स। आपको ये बताना है कि कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो किसने लॉन्च किए। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड G7 ने लॉन्च किया है। एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया जापान ने लॉन्च किया। ऑल आर करेक्ट। एक्चुअली जितने भी ये इनिशिएटिव है, चाइना का जो वन रोड बेल्ट इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए किए जा रहे हैं। उसके बाद है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। आपको ये बताना है कि नीचे दिए हुए में से कितने जो है नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में सेकंड समिट हुआ है कोपेनहेगन में, तो आपको नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर ऑल 4 हैं। डेनमार्क भी है, आइसलैंड भी है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। इसके अलावा आपका जो ग्रीनलैंड है आइलैंड वो भी इसका पार्ट है, फेरो आइलैंड्स हैं वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो कंट्रीज पता होनी चाहिए, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑल आर करेक्ट। देन रिसेंटली इंडिया साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA विद विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, वो है आपका मॉरिशियस। अफ्रीका के केस में आपको जो भी डेवलपमेंट हो रही है आपको पता होना चाहिए। दोनों का ही फेवरेट टॉपिक है यार, यूपीएससी का भी और पीपीएससी का भी। टर्म प्रोजेक्ट आकाशतीर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो किसके रिगार्डिंग है? एयर डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है। जस्ट ये डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग है, ये पता होना चाहिए। देन कुछ स्पीसीज न्यूज़ में है, उनका IUCN स्टेटस। इन्वायरमेंट में अगर कोई क्वेश्चन स्पीसीज के ऊपर आता है और वो टफ हो जाता है हमारे लिए आंसर करना, तो उसका एक ही रीज़न बचता है, वो IUCN स्टेटस। बाकी तो वहाँ पे थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी स्पीसीज न्यूज़ में है और उनका IUCN स्टेटस क्या है। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, नीलगिरी ताहर एंडेंजर्ड है, रेड पांडा एंडेंजर्ड, एशियाटिक लाइन एंडेंजर्ड, वन हॉर्न हाइनोस वल्नरेबल, इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड, ग्रेट हॉर्न इंडियन हॉर्नबिल वल्नरेबल, ऑलिव रिडले टर्टल्स वल्नरेबल, गंजाटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड, रेड सैंडर्स एंडेंजर्ड। तो ये आपको इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी पेयर्स अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। रामसर साइट्स, कुछ रामसर साइट्स इंडिया में ऐड की गई हैं, तभी इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं। तो पता होना चाहिए कौन सी किस स्टेट में है, ओवरऑल आइडिया एक बार। सतकोशिया उड़ीसा में है, रंगन तिट्ठू कर्नाटका में है, शाक्या सागर MP में है, पिछावरम तमिलनाडु में, ऑल आर करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि स्कीम अगेन न्यूज़ में थी, न्यूज़पेपर में काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल था कि इस स्कीम का बेनिफिट ज़्यादातर साउदर्न वाले स्टेट्स उठा रहे हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना कोई इसका है नहीं। तो ये न्यूज़ में थी। क्या है, लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। एक्चुअली कोविड-19 के टाइम पे जो ये आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, ठीक है, इनके लिए लोन स्कीम लॉन्च की गई थी। तो 1 साल के लिए लोन रेज कर सकते हैं। ऑल अर्बन लोकल बॉडीज स्कीम के अंदर कवर है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के रिगार्डिंग स्कीम है, और वो लोन ले सकते हैं, फिर वो अगर पे कर देते हैं तो उनको और लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट कम हो सकता है, तो ऐसे कुछ प्रोविजन है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये न्यूज़ में था। इस एक्ट के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था 2022 में। गलत है, कोविड-19 के टाइम पे इसको लॉन्च कर दिया गया था। अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, राइस एंड व्हीट विल बी प्रोवाइडेड एट ₹1 पर केजी टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज। गलत है। अब जनवरी 2023 से दिसंबर 31, 2023 तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 14,500 न्यू स्कूल्स बनेंगे विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लेकिन कोई भी नया स्कूल नहीं बनेगा। पुराने स्कूलों को क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। कोई भी नया स्कूल नहीं बनेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट पूछी थी तो ओनली वन। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम इज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, बट न्यू पेंशन स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन बिटवीन 18-65 ईयर्स। सही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको फिक्स्ड मंथली अमाउंट मिलती है एज अ पेंशन, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में आप सिर्फ 40% उसका विदड्रॉ कर सकते हो। बाकी आपको उसमें एनुइटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको क्या आता है, एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट सही है और ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, तो ऑप्शन 3 ट्रू। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मिशन वात्सल्य। वात्सल्य मिशन आपका न्यूज़ में है, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। एक्चुअली वात्सल्य स्कीम क्या है कि जब आपका एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका प्रॉपर केयर हो सके, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डाइट का ध्यान रखना, ये आपका वात्सल्य मिशन के अंदर कवर होता है। उसके बाद जो आपका रिसेंट, ये बोल सकते हो आज का ही क्वेश्चन है, आज के न्यूज़पेपर में, वन फ्यूचर अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। G20 मीटिंग्स के साइडलाइन में इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया है। ये है कि जो आपकी पुअर कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया का पे अपना जो ये होता है कि पेमेंट सिस्टम है, वो नेपाल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम जो भी इंडिया के पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेरियस कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकती हैं, इंडिया से सीख सकती हैं जो अंडर डेवलप्ड है या जिनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है। तो वन फ्यूचर अलायंस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता अभी और करंट अफेयर के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर की बात करो तो वहाँ पे आपको भी पता है कि 40 क्वेश्चंस आपका क्वांट एंड रीजनिंग से आना है और 80 क्वेश्चन आपका जीके से आना है। कि 80 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जितना आपका स्टैटिक कवर हो सकता था, करंट कवर हो सकता था, वो कोशिश की गई है। जितना पढ़ चुके हो बस उसको रिवाइज कर लो, नया कुछ मुझे लगता नहीं है पढ़ने की ज़रूरत है। 40 क्वेश्चंस आपका क्वांट रीजनिंग की स्पीड, 3 डेज आपके पास बचे हुए हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। 18 जून को इवनिंग को मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपका आंसर की डिस्कस करेंगे। और अगर आपका उसके बाद पीपीएससी का आंसर की आती है, कोई ऑब्जेक्शंस हुए विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।
ज़्यादा कुछ आपको नया पढ़ना नहीं है, यही चीज़ आप रिवाइज रिपीट करते रहिए। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशंस एंड वाचिंग द वीडियोस। थैंक यू।